हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्या सिंह। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एनसीईआरटी सीरीज जो कि ये सारे ही सब्जेक्ट का होगा जो कि बेसिक ये नहीं है। अदरवाइज हम लोग इसका एमसीक्यू और इसके कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे कि हाँ क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है उसके बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे तो समाधान कहते हैं। और हम लोग इन्वायरमेंट हो गया, जियोग्राफी हो गया, एंशियंट हिस्ट्री और सोशल साइंस एंड कुछ हम लोग मैथ्स को भी देखेंगे क्योंकि टेक्निकल होता है। और हम लोग एक चैप्टर वाइज चलेंगे क्योंकि जितना ही ज्यादा हम लोग एनसीईआरटी पे कमांड करेंगे उतनी ज्यादा बेनिफिट हमको यूपीएससी एंड अदर पेपर के लिए भी ठीक है। टारगेट हमारा यूपीएससी पे बट पेपर को भी सॉल्व करेंगे यूपीएससी, जीएस, यूपीएससी, आरओ, आरओ डिफरेंसेस। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सौर मंडल। ये पृथ्वी, ये जियोग्राफी का क्लास 6 का पहला चैप्टर है और मैं इसको रीड करूंगी फिर आपको समझाऊंगी भी। फिर अभी क्या है कि एक क्लास 6 है तो एक सरसरी यहाँ से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे कुछ क्रिटिकल या वैसे से आएगा तो मैं जरूर चीज को फोकस करूंगी एक डीप में जाकर। सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ये लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इन्हें इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यहाँ नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान के अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ये क्वेश्चन आता होगा ना, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज से प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। जब किसी की रोशनी ज्यादा होती है किसी चमकीले चीज की अपेक्षा तो उसका खुद का चमकना का अस्तित्व गायब हो जाता है, परंतु वो रहता है, गायब हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन यही रोशनी हटा दी जाएगी जो उससे अधिक है तो वो ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। तो इसका आंसर ये बहुत ही अच्छा है। ये आप इस चीज को बहुत लोग सोचते भी होंगे जो कि एक एनसीईआरटी स्टार्टिंग फेज में ही एक बहुत बड़ी चीज लेके जा रहा है हमें कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। इसका आंसर है ये है ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड होती है। तो इनको जो खगोलीय पिंड होती है तो चंद्रमा वस्तु। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण
हम लोग उनको उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे कि जो रात के समय जो बहुत तारे हैं, वो कई देखिए इस टाइप की आकृति बना रहे हैं, ये एक ऐसे ये इस टाइप की आकृति बना रहे हैं, कोई एक ऐसे सीधा है, और कोई ऐसे एक तारे के ऊपर एक तारा है। तो ये क्या है, ये एक नक्षत्र मंडल कहलाता है। इसलिए कहते हैं रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों का विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। तो वो आकृति बन रही है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि कुछ जो समूह बनाते हैं, तो उनका नाम है जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल का नाम है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। इसमें 7 वो तारों का समूह होता है, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। बहुत आसानी से हम उसे देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल में मेजर अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी भी बड़े व्यक्ति से कहिए कि अपना आस वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रह नक्षत्र मंडल को दिखाए। जैसे कि आप ध्रुव तारा देखते हैं, वो उसका स्थान कभी चिन्ह नहीं होता, उत्तर की ही दिशा में रहते हैं। और कुछ नक्षत्र मंडल होते हैं जो कि एक समूह के जैसे पर आकृति बनाते हैं। अगर उनको उतना ज्ञान होता है, जैसे कि सप्तऋषि, वो हमेशा 7 तारा एक साथ ही रहता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जैसे कि ध्रुव तारा, मैंने जैसे कि आपको भी बताया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। जो सप्त तारा वो है, 7 तारा है, उनके ये आसपास में ही ये तारा रहता है। ठीक है? चित्र के में आपको देखे होंगे, यदि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आसपास आपस में मिलाते हैं, हुए एक काल्पनिक रेखा खींचिए जाए, तो वह आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जैसे कि आप ये देखो, ये डायरेक्ट ऐसे सीधा देख रही है, तो इनके पास एक ध्रुव तारा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 7 तारे हैं, 4 6 यहीं पे हो गए, इस ध्रुव तारे के आसपास एक सीधी रेखा बनाते हुए जाता है। जैसे कि ये 2 तारा, और इसके बाद ये 3 तारा, और यहाँ पे एक 2 तारा इसके सीधे में रहता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। कुछ सब मतलब कुछ खगोलीय पिंड में आकाश और खुद का उष्मा नहीं होता, एक समय के उपरांत वह खर्च समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, तो वो जलना बंद कर देती है। इसी प्रकार वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारे के प्रकाश से प्रकाश, जैसे सूर्य से पृथ्वी चमकता है, तो ग्रह कहलाता है। आप कभी कभी शुक्र और बुध को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो सूरज के सामने पड़ता है, और जब पृथ्वी की सिधाई पे आता है तो वो भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से, तो उसके पास कोई पृथ्वी उष्मा ही नहीं है। इस वजह से हमें कभी शुक्र और बुध भी दिखाई देता है। तो वो ग्रह होता है जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ना ही उष्मा होती है। ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, प्लैनेट का अर्थ होता है परिभ्रमक, जो चारों ओर घूमता है। ठीक है, ये ग्रह जो हमारी पृथ्वी है, शुक्र हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, अरुण हो गया, ये सब सूरज का चक्कर लगा के क्या करेंगे, परिभ्रमण कर रहे हैं। तो प्लैनेट का ये ग्रीक शब्द है, जिसे प्लैनेटाइड शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला।
इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छोटे इंटरव्यू में पूछते जाते हैं कि प्लैनेट क्यों कहते हैं हमको, क्योंकि वो प्लैनेट एक ग्रीक भाषा है और ये प्लैनेटाइट से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है परिक्रमा, चारों ओर घूमने वाला। आपके आंसर दे सकते हो। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है वो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आप ये देख सकते हो, जैसे कि ये सूर्य हो गया, और यहाँ पे इसके सबसे पास बुध हो गया। बस आपको ऐसे पता होना चाहिए कि एक सीरियल वाइज क्या है। ये शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, शुक्र ग्रह की पट्टी जिसे पृथ्वी बोलते हैं, एस्ट्रोमा ना, ये शुक्र ग्रह की पट्टी को कुछ बोलते हैं, इसमें भी याद नहीं आ रहा मुझे। बृहस्पति हो गया, फिर बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि आएगा, फिर यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून वरुण, क्या इनके बारे में कुछ देखिए। से बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है 88 दिन में। दूसरा सूत्र है, वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 डेज में। और सूर्य के चारों ओर लग परिक्रमा करता है 255 मतलब 355 डेज में। पृथ्वी तो 365 के पूरे चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पे एक दिन में घूमता है। ठीक है। मंगल सूर्य के चारों ओर घूमने की परिक्रमा करता है 687 डेज में और अपने अक्ष पर घूमता है एक दिन में। मतलब मंगल और पृथ्वी अपने अक्ष पे एक ही दिन पे घूमते हैं। ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को थोड़ा मतलब हाईलाइट करिएगा अपने माइंड में कि एक एक दिन पे कौन घूमता है। और चंद्रमा तो पृथ्वी सूर्य सॉरी पृथ्वी का हमारा खुद का उपग्रह है। ये आंतरिक ग्रह है जिसे सूर्य के बहुत नजदीक है और ये चट्टानों से बना हुआ है। और जैसे जैसे आप इसके दूर जाएंगे तो उसकी उसकी ठोस में कमी आएगी और गैस में परिवर्तित होता जाएगा। जैसे कि बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 दिन में करता है, 11 महीने में करता है। लगभग यह 12 साल के हो जाता है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन ये 9 दिन में करता है। मतलब घूमने जिसको होते हुए सूर्य के चक्कर लगाने के 12 साल के अप्रॉक्स। और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53। चंद्रमा का सेंस के उसके उपग्रह हैं। जैसे कि ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, ऐसे बृहस्पति का भी है, मंगल का भी है, फोबोस डीमोस, जैसे कि और उसका है, वरुण का, शनि का। तो अभी जो ज्ञात हुआ है उसमें चंद्रमा की संख्या 53 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में लगाता है। शनि सबसे लेट, मुझे लग रहा है 29 साल में लगाता है, इससे भी लेट होगा। और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट में। मतलब एक दिन से भी कम में ये अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। तो शनि का ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक दिन से भी कम में अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। और इस पृथ्वी और मंगल अपने अक्ष पर एक दिन में घूमते हैं। इसकी भी चंद्रमा की संख्या 53 है। यूरेनस का परिक्रमण ये 84 साल में करता है, तब और भी ज्यादा। और ये करता है 164 साल। तो नेपच्यून 164 साल में करता है। सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है, नेपच्यून लगाता है। और सबसे कम टाइम कौन लगाता है, अ, बुध लगाता है, क्योंकि वो सबसे पास में है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एरिया भी एक बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद ये अपनी अपने अक्ष पे 16 घंटे पे लगाता है। अपने अक्ष पर जहां पे है वहीं होकर के घूमना चारों तरफ, वो अपने अक्ष पे घूर्णन होता है, जिसे ये नेपच्यून 16 घंटे 60 मिनट में लगाता है। और सबसे कम टाइम में कौन लगाता है, सबसे कम टाइम में आपका लगाता है शनि। और एक एक दिन में मंगल और पृथ्वी लगाते हैं अपने अक्ष पे घूर्णन। तो कुछ पॉइंट्स है, इनको हाईलाइट जरूर करिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेपच्यून के पास 13 है चंद्रमा की संख्या।
आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं और मुझे कुछ के पास अपने चंद्रमा भी। सौर मंडल। अब सौर मंडल क्या होता है? सूर्य 8 ग्रह और ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम और सौर परिवार का नाम देते हैं, हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो पता है, एक गैलेक्सी सौर मंडल जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सौर मंडल है। धूल तारा मतलब सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, छोटे ग्रह, जितने भी कण हैं वो सब सौर मंडल में पाए जाते हैं। उस एरिया को ही सौर मंडल कहते हैं जहाँ पे ये सब चीजें पाई जाती हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यंत गर्म गैसों का बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। मतलब सौर के पास एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण है जो अपने एरिया को डिफाइन करके उसको एक फिक्स एरिया पे बांध के रखा रहता है। वो जहां भी सूरज जाएगा उसको उन चीजों को बांध करके ही लेकर चलेगा। जैसे कि आप एक हाथ में रस्सी लो और उस रस्सी में कुछ ईटा पत्थर तो छोटे डाल दो और उसको घुमाओ। आप जहां भी जाओगे, मान लीजिए आप सूरज, आप जहां भी जाओगे और उसको घुमाते हुए कहीं भी जाओगे तो वो एक एरिया, एक फिक्स एरिया और उसी स्पीड से घुमाते रहो वो एक फिक्स एरिया घूमेगा और आप चाहे जहां घूमो उसका दिशा, कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ। चेंज कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। ठीक है। तो मान लीजिए आप मैदान, खुले मैदान में हो और हाथ में रस्सी लेकर के उसमें कुछ बंधा हुआ है, लड्डू बांध लीजिए या कोई ईटा पत्थर से बांध लीजिए और कोई फिक्स टाइम पे फिक्स स्पीड से घुमाते रहिए। इस टाइम एज इट इज ऐसा सूर्य करता है जिसके बीच में एक फिक्स गुरुत्वाकर्षण बन जाता है और वो बांधे हुए रखता है अपने सारे उपग्रह को, ग्रहों को, उल्का पिंडों को। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखना आसान तरीका है। जैसे माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस। आप इससे जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, एंड क्या था, जुपिटर हो गया, ऐसे 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 याद में जुपिटर, हाँ सर्टन और यूरेनस, सर्टन, यूरेनस, नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ता में फैला, जो ये रास्ता ही दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित आकृति पे पृथ्वी या बुध या शुक्र घूम रहा है। तो उसका जो घुमाने का वे है ना, जो रास्ता है वो दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, ऐसा है दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं। जो जिस लाइन पे, जिस मान लीजिए कोई एक सड़क है, वो सड़क एक फिक्स्ड है और वो जो सड़क बनाया गया है वो दीर्घ वृत्ताकार की आकृति में है, जिसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है क्योंकि इसका आकार, आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक 2006 में एक निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों में तथा प्लूटो भी गौना ग्रह कहा गया। क्योंकि वो, कोई ग्रह क्या होता है? ग्रह एक फिक्स एरिया में होता है और वो किसी भी कक्षा को काट नहीं सकता ना। ये क्या करता था, प्लूटो कभी पास आता था कभी दूर चला जाता था। किसी की कक्षा को काट करके देखता था, मतलब एक उसका कोई फिक्स एरिया नहीं होता था, इसलिए प्लूटो को गौने ग्रह के क्षेत्र से हटा दिया गया।
पृथ्वी। पहले ये पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। पावर 3 मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। अदरवाइज आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी यूज कर सकते हो। इसका पेपर ये होता है कि जब प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, जैसे एक काला क्षेत्र है, एक बार काला होता है, एक बार फिर दूसरे रोशनी आती है, तो जो काले और एरिया वहां पे जब सूर्य पहला अपना रोशनी देता है तो उस रोशनी को आने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। भू आब भी कहते हैं, जियोड भी कहते हैं, इसमें जियोड कहते हैं। ठीक है। तो यह ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी हुई है। हमारी पृथ्वी भी थोड़ा एकदम अंडाकार आकृति दीर्घाकार में है, थोड़ा सा ओवल शेप में, बट सर्कल शेप में नहीं है। शक्ल तो सर्कल, बट क्या होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में थोड़ी सी चिपकी हुई है, इसलिए इसे भूआ या ज्योन या ओल आकृति दीर्घा आकार भी कह सकते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से चंद्र देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पे पानी है, मतलब 71 एरिया में केवल पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल एक चौथाई है, मतलब ये पृथ्वी से काफी छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से यह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ही काफी नजदीक है। यह हमारे से लगभग 3 लाख 84 हजार किलोमीटर दूर है। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3 लाख 84 हजार 400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं क्योंकि सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। थोड़ा रोचक तथ्य देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर एक कदम रखा। तो मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर पहला गया है? आप ये से जरूर मुझे कमेंट करेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम सैटेलाइट, जो कि जैसे कि आप एक्सपो सैट अभी भेजा गया, बहुत से सैटेलाइट भेजे, मार्स भेजा गया था, टॉम जो कि मंगल ग्रह पे भेजा गया था, ये सब सैटेलाइट होता है या वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अं, वो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट हो गया, IRS हो गया, एडुसैट हो गया। ठीक है? ये आप देख सकते हैं, मिसाइल गया, ये खोला और ये सैटेलाइट निकल गया। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे जीव और पौधों को जीवित रहने के लिए तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? अभी मैंने आपको कुछ बताया, उसको लिखना है यहाँ पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है चंद्रमा, वो 27 दिन में लगाती है। लगभग इतना ही समय यहाँ अपने अक्ष पर घूमने पर भी लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता था एक दिन में और सूर्य की चक्कर लगाता था 365 दिन में। एज इट इज चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है 27 दिन में और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है 27 दिन में। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है।
चंद्रमा का परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखने को मिलता है। वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है और वहाँ की जल की उपस्थिति एकदम सही से अभी नहीं है, मतलब उसके चंद्रमा में जो पहला मिशन गया था भारत का, उसने ही बताया था 2008 में करीब गया था वो मिशन, मास सॉरी का। तो उसने बताया था कि वहाँ पानी के साक्ष्य हैं, बट यहाँ पे जैसे नदी बह रही है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नदी बह रही है जल, वहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल क्षुद्र ग्रह। तारों और ग्रहों और उपग्रहों के आंतरिक असंख्य छोटी छोटी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटा सा कोई ग्रह, जिसके मान लीजिए कोई एक ग्रह है और उसके हजार टुकड़े, करोड़ों टुकड़े हो चुके हैं, और जो छोटा छोटा सा जुड़ा हुआ है ना, वो क्षुद्र ग्रह है। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होता है। इसे क्षुद्र पट्टी कहते हैं। वो एक क्षुद्र ग्रह का प्लेट बनाती है, प्लेट भी कहते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टुकड़ों से अलग हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे क्षुद्र ग्रह दे सकते हैं, इसकी कोई आकृति नहीं होती है, उसके जैसा निकलता है उस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उसके चारों ओर उसकी मार्ग में परिक्रमा करता रहता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे छोटे छोटे पत्थर, जो टुकड़े होते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड उसको तब से जब वो पृथ्वी की साइड आने लगता है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी के गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार या प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पे गिरता है। से जो महाराष्ट्र का कोलोर जो है ना, कलोरा नाम है उसका, महाराष्ट्र का एक झील है जो कि खगोलीय उल्का पिंड से ही निर्मित है। इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा में है। मतलब एक आकाश गंगा में कई सारे सौर मंडल हो सकते हैं, उसमें से एक आकाश गंगा में हमारा भी सौर मंडल है। या पृथ्वी सॉरी प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ता है। आकाश गंगा करोड़ों तारों का बदलाव तथा गैसों की प्रणाली है। इसी प्रकार के लाखों आकाश गंगा ने मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। ठीक है, कई सौर मंडल मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण करते, कई आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक तो अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने में जुटे हैं। इसका आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे कि पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।